हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आवाज फीडबैक नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है, राइट? जस्ट मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, चले। ऑल राइट। सो आई होप आप लोग का दिन अच्छा जा रहा हो और सुबह सुबह 10 बजे आप लोग बैठे हैं एक एक्सपर्ट सेशन के लिए। तो लेट्स ट्राई करें कि अच्छा हम लोग कुछ सीख सकें यहाँ पे, ठीक है? एंड मेरा नाम अमृतांश है और मैं आप लोगों को डीप लर्निंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं हमारे टेक्नोलॉजी की सोसाइटी में, और आप लोग कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है? तो अगर आप सब लोग रेडी हो तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मिलन, कोई तरीका है जहाँ पे स्टूडेंट्स की भी आवाज़ आ सके, लाइक, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सभी कैसा है अमृतान जी, सभी लोग ब्रांच के कॉमन पीसी से ज्वाइन हुए हैं। तो माइक तक पहुंचने के लिए सबको बारी बारी से खड़े होकर मेन पीसी तक आना होगा। तो ठीक सभी है, तो एक से काम करते हैं। ये एक सभी काम लोग कर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो भी फैकल्टीज बैठे हैं ना, वो एक हैंड जेस्चर से एक्नॉलेज दे। ठीक है, ताकि सबको पता चले। या ठीक फिर है, एक बस। दो मिनट हाँ, करके बोल सकते बस हैं। इतना ही कर दीजिए। थैंक यू सब लोग, ताकि मुझे पता चलता रहे कि सबको सुनाई दे रही है आवाज़ और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। परफेक्ट, थैंक यू। तो सभी के लिए आज का जो एक्सपर्ट सेशन है, इसमें हम बात करेंगे डीप लर्निंग की, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। मेरा नाम अमृतांश है और मेरे पास मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। एंड मैं अपनी कंपनी में काफ़ी वक्त से रन कर रहे हैं। हम लोग कंसल्टिंग करते हैं एआई के बारे में। मैं मेंटर भी रह चुका हूँ एडवांस एआई के लिए, मेंटर फॉर चेंज रह चुका हूँ अटल इनोवेशन मिशन के लिए, जो नीति आयोग चलाती है। और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है में काम किया है, इसका यहीं से आता रही है हर दिन। और इसका हम भारतवासी कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने देश को भी आगे लेके जा सकते हैं, ये काफी मोटिवेशन रहा है लाइफ में। कनाडा, यूरोप और यूएई की क्लाइंट्स हमने वर्क किया है और काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स में डीप लर्निंग का यूज़ किया है हमने। कंप्यूटर विजन का यूज़ किया है। अभी जैसे एनएलपी, ट्रांसफॉर्मर्स, या आप जीपीटी का नाम सुनते होंगे, इन टेक्नोलॉजीज का भी हमने यूज़ किया है। तो एक मेरी शिद्दत रही है कि हमेशा मैं इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाऊं, और उसी के लिए मैं मेंटरिंग एंड काम करता हूँ। ठीक है? एंड अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप लोग भी अपने आइडियाज शेयर करो। ठीक है? जब भी हम लोग बात कर रहे हैं और क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जब हम खत्म कर रहे होंगे तो आज क्वेश्चंस होंगे। मैं सबसे सुनना चाहूंगा कि उनकी क्या सोच है। बट चलिए, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि क्या हम बातें कर रहे हैं और क्यों इन चीज़ों पे हम बातें कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको मशीन लर्निंग की बेसिक्स आती होंगी, क्योंकि हम मान के आप मशीन लर्निंग आती है कि आगे ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। किसी भी वक्त मेरी आवाज़ या वीडियो में कोई भी इशू हो, प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। एक बात बताओ, क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करना ही क्यों है? लाइक, क्यों नहीं सिंपल कोडिंग में क्या प्रॉब्लम थी? तो मुझे लगता है कि सिंपल कोडिंग में हमें सारे रूल्स बताने पड़ते हैं, सब बताना पड़ता है कि हर यूज केस में क्या करना है, हर छोटी छोटी चीज को ह्यूमंस को सोचना पड़ता है। लेकिन काफी सारा काम रेपिटेटिव होता है। मतलब एक चेहरा मैं आपको दिखाऊं और उसको सेलेक्ट करने की अगर हम बात करें, तो वो काफी रेपिटेटिव सा काम है। इसको अगर हम मशीन ऑटोमेट कर सकते हैं तो हमारा काफी सारा पैसा और वक्त बच जाता है। और मेरे ख्याल से कंपनीज को यही चाहिए कि उनके पास काफी सारा काम है जो कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करता, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोग हायर करते रहे हमेशा उसके लिए। हाँ, अगर कुछ मशीन अगर मिला के उसे कम्प्लीटली
ऑटोमेट कर कि हो जाए, मेजॉरिटी यूज केस अपने आप सॉल्व हो कमाते हो। और यहीं पे पूरा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, जितना भी आप एनएलपी सुन रहे हो, सबका यही यूज है लॉन्ग रन, कि पैसा और टाइम की बचत चाहिए। ठीक है। अगर आपने मशीन लर्निंग थोड़ा भी किया है तो आपने कुछ रिग्रेशन के या क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स देखे होंगे, और उनमें यही यही संक्षिप्त में मैं यही बता सकता हूं आपको कि आप सोचो कि 10 लाख एंट्रीज है, 20 लाख एंट्रीज है। अगर इवन 10 डॉक्टर भी हम बिठा दें और उन्हें कहें कि चलिए आप इस पूरे डेटा पे, इस टेबल, स्प्रेडशीट पे ध्यान दीजिए और बताइए किस पेशेंट को कौन सी कमी है या किसको कैंसर होने वाला है। आपको पता है 10 लाख को एनालाइज करने में 10 डॉक्टर्स को कितना टाइम लग सकता है? इट इज महीनों का काम है, ये महीनों का काम। आप एक मशीन लर्निंग क्लासिफायर बनाते हैं, 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा मिस एंड फायर होगा, हिट एंड ट्रायल्स करेंगे आप, लेकिन आप 1-2 दिन में बना लेते हैं। इसे चलो हम कहीं पे लगा देते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम में डाल देते हैं। आपको पता है महीनों का काम बचा रहे हैं। हजारों एंट्रीज आ सकती है पर डे, एंड ऑलमोस्ट रियल टाइम में या 1 घंटे के विद इन हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं या कर रहे हैं। इट्स नॉट कि ये कोई पुरानी बात कर रहे हैं या नई आगे की बात कर रहे हैं, ये हो रहा है इस वक्त, करंटली यही हो रहा है कि हम मेडिकल सिस्टम्स में इन चीज़ों को डाल रहे हैं, और कॉस्ट एकदम ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। तो ब्लड टेस्टिंग के, क्लॉटिंग के एंड कैंसर डिटेक्शन के कॉस्ट बहुत जमीन पे जा चुके हैं, अगर आप 10 साल पहले के कंपैरिजन से सोचो तो। और इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का खास तौर से बहुत बड़ा हाथ है आज के टाइम में। और मैं चाहता हूं कि आप ये सीखो, ये जानो कि क्यों ऐसा संभव है, क्या हम अचीव कर रहे हैं एंड कैसे हम इसको अचीव करेंगे। एक कंफ्यूजन होता है, लोग जब बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन चलता है, मैंने देखा है। एक वेन डायग्राम है मेरे पास, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस पर नजर डालो, और आप देखोगे एक बड़ा सा फील्ड है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर हिंदी में बोलूँ तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कह सकते हैं आप। और ये एक बहुत बड़ा पढ़ाई का क्षेत्र है जिसमें मैंने ये पढ़ाई की है, और इसमें बहुत कुछ आता है। लाइक इसमें मैथ्स के आइडियाज हैं, फिजिक्स के आइडियाज रहते हैं, फिलॉसफी है, इसमें फिलॉसफी भी है। इसमें अगर आप दिमाग को, वायरिंग को समझना चाहते हो तो काफ़ी हद तक इसमें आपको इलेक्ट्रिकल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं। तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर सर्टेन फील्ड्स या कुछ फील्ड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का आपको पता ही होगा, आप डेटा देते हो और हमने एल्गोरिदम्स बनाए हैं जो इनके बीच का पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं, डेटा में क्या पैटर्न्स है। उस पैटर्न से आप फिगर आउट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, या अगर मैं आपको एक नया डेटा देता हूं उससे क्या होगा। सिमिलरली अब डीप लर्निंग आता है, जो उसमें भी एक तरह का मशीन लर्निंग है, लेकिन उसमें फीचर सिलेक्शन एक तरह से ऑटोमेट हो जाएगा। अगर फीचर सिलेक्शन ऑटोमेट हो जाता है तो हमारी पावर बढ़ जाती है एकदम से, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे पावर बढ़ जाती है आपकी। नाउ डेटा साइंस का अमलगमेशन है, लेकिन डेटा साइंस में जैसे डेटा वेयर हाउसिंग भी आती है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मान सकते। तो आप ओवरलैप साफ देख रहे होगे कि मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से, तो जहां पे भी प्रिडिक्टिव काम है, जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, डेटा साइंस में जब भी आप करते हैं तो किसी ना किसी तरह के मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग टेक्निक ही इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आप वो ओवरलैप देख रहे हो, लेकिन पूरी चीज मिक्स नहीं है, थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच में। काफी सारा जो डेटा को मेंटेन करने का टास्क है हमारा, उसको हम नहीं मानते कि वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आती है। बट जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज को रिक्वायरमेंट है ऐसे ऐसे लोगों की जो डेटा को बेहतर तरह से हैंडल कर सकें, समझा सकें लोगों को कि अच्छा ठीक है, ये डेटा आया, इसका क्या वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको अगर 100 टी शर्ट्स बनवानी है और इस इंस्टीट्यूट में लेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है लोगों को, तो आप किस साइज की टी शर्ट बनवाओगे? एनीवन लाइक, मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे, मैं यहाँ पे चैट में देख रहा हूँ। तो क्या हम सारी एक साइज की जाएं, या सबके पास पूछने जाएं? 100 लोग हैं हमारे घर इंस्टीट्यूट में, तो क्या सबसे पूछें कि भाई तुम्हारा साइज क्या है? टाइम लगता है ना। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये कैसे फिगर आउट करो कि किस साइज की टी शर्ट बनवानी है? एक क्वेश्चन, इसमें पूरा साइंस है। हमें अगर पुराने पैटर्न्स पता हैं कि यूजर्स, कस्टमर्स किस तरह की टी शर्ट्स लेते हैं, हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन से फिगर आउट कर सकते हैं इस चीज को।
राइट, अगर आप सोचोगे स्मॉल मीडियम लार्ज इन तीनों if you not ये होता है, ये ये होता है। ये इंटेलिजेंस अगर हम मशीन को दे दें तो क्या होगा? अगर सोचो, ये इंटेलिजेंस अगर हम मशीन को दे दें तो क्या होगा? मशीन लर्निंग में आप यही कर रहे हो ना, आप पैटर्न फिगर आउट करते हो। पैटर्न क्या होता है? एक फंक्शन होता है, और या फंक्शन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन साथ में वर्क कर होंगे, उनको फिगर आउट करने की कोशिश करते हो आप। डीप लर्निंग उसी चीज को और बेहतर करेगा। आज के टाइम में जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आती है, ऑटोमेशन भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। कोडिंग अगर अच्छे से आते हो आप ऑटो कर सकते हो चीज़ों को। मशीन लर्निंग, ऑटो एमएल, डीप लर्निंग, ये सब उसी रास्ते पे आगे जाता जा रहा है और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मुझे दो इमेज दिए गए हैं, एक कुत्ते के, एक बिल्ली के, न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है? अच्छा, मैं न्यूरल नेटवर्क से सोचता हूँ इस चीज पे, आपसे भी पूछता हूँ। आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क है, ये सब मानते हैं आप? ये आपने कभी भी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, ब्रेन के बारे में। आपको क्या लगता है कि आपने चीजें कैसे सीखी? अगर अभी आपने प्रोग्रामिंग सीखी है 1 साल में, तो आपने कैसे सीखी? क्या हुआ आपके ब्रेन के अंदर, क्या हुआ एग्जैक्टली? डेफिनेटली ब्रेन ने कुछ चेंजेस किए ना। पहले आपको मे बी मैथ्स आती थी, अब उस मैथ्स को आप प्रोग्रामिंग में इंटीग्रेट कर सकते हो। उस प्रोग्रामिंग से आप कोड लिख सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। आगे आप पूरा सॉफ्टवेयर बना पाओगे, शायद वेबसाइट्स बना सकते हो। ब्रेन में कंटिन्यूअसली कुछ चेंज होता है जब इंफॉर्मेशन आती है। सेम चीज या कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल का यूज करके हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। जो एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, कि आपके पास एक इनपुट आ रहा है, ठीक है? अब उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, इट विल गो थ्रू समथिंग, कुछ प्रोसेस होगा, एंड आउटपुट में लेट्स से, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, एक क्लासिफिकेशन करेगा। न्यूरल नेटवर्क भी रिग्रेशन कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको थोड़ा बाद में इसका समझाऊंगा कि एक्चुअली करता क्या है अंदर में। बट हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो चित्र है काफी सही है और बहुत सही तरह से समझाता है कि वो सिग्नल पिक कर रहा है, सिग्नल को मैच कर रहा है और आगे भेज रहा है। लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर होता है आपके दिमाग में। जब आप कुछ देखते हो तो एक बार में प्रोसेस नहीं होता है। हमारे दिमाग में मल्टीपल विजुअल रीजन्स है। एक्चुअली सबसे बड़ा एरिया जो पूरे दिमाग में है वो विजुअल रीजन्स के लिए ही है। तो जितनी चीज आप देखते हो उसका सबसे ज्यादा वैल्यू है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और हम किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को पकड़, पता करते हैं। ये तो इसका मतलब ये है, अगर सामने आपको एक टाइगर दिखता है, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? या सांप दिखता है, क्या रिएक्शन होता है आपका? आप भागते हो, राइट? आप छटपटा के एकदम भागोगे, बोलोगे यहाँ पर नहीं रहना है, राइट? बट एक छोटा सा प्यारा सा पपी अगर आ जाए तो आप पास जाना चाहोगे। ये सब ब्रेन ने लर्न किया इन लॉन्ग रन। कितनी चीजें तो आपके हेरिडिटी आ रही है, मतलब जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है कि किस चीजों से बचना है और किन चीजों से आप प्यार कर सकते हो, किन चीजों के पास जा सकते हो। और ये आपके ब्रेन ने, न्यूरल नेटवर्क ने सीखा है। तो क्यों ना इस नॉलेज को हम मशीन में ट्रांसफर करें? यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फंडामेंटल थ्योरी की अगर हम कभी भी बात करें, यही है पूरी क्या बात, यही करना चाहते हैं। मैं कुछ एप्लीकेशन से बात करना चाहूंगा पहले। कितने लोग को पता है अमेजन गो के बारे में? हाथ भी उठा सकते हो, मुझे दिख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, तो हाथ भी उठा सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। ओके। तो अमेजन गो, ये अमेजन की एक मतलब एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया इन्होंने, जो पूरी चीज को ऑटोमेट करने के लिए बनाया इन्होंने। ऑटोमेशन कैसे? आप स्टोर में जाइए, आप कुछ भी उठाइए, ठीक है, आप कुछ भी उठाइए, अपने आप आपके डिजिटल कार्ट में ऐड हो जाएगा। कैसे संभव है ये करना? दुनिया भर के कैमरा सेंसर्स लगाए उन्होंने, और हर पर्सन को ट्रैक किया, चेहरे को ट्रैक किया, आपके कार्ड को ट्रैक किया, हर जगह हर आइल पे सेंसर्स हैं, हर जगह पे वो बारकोड रीड कर रहा है। तो अब जैसे ही किसी चीज को उठा के अपने कार्ट में रखते हैं ना, वो आपके डिजिटल कार्ट में ऐड हो जाता है। ऑल दो अमेजन को सक्सेसफुल नहीं हो पाया, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, लोग चीट कर रहे थे सिस्टम को, बट एक अच्छी कोशिश थी और इसमें डीप लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ था।
विदाउट डीप लर्निंग आप सोच ही नहीं सकते सिस्टम के बारे में, क्योंकि इतने हाई लेवल पे अगर डेटा को प्रोसेस करना है, नहीं हो पाएगा, इस जस्ट संभव ही नहीं है। एक और एग्जाम्पल काफी कॉमन है और ये सक्सेसफुल है, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा चल रहा है। इसके बारे में सुना होगा आपने, सेल्फ ड्राइविंग कार। क्या होती है सेल्फ ड्राइविंग कार? एक कार, अगर आपने टेस्ला के बारे में सुना है या वेमो के बारे में, इनके पास सेल्फ ड्राइविंग कार है और यूएस के कुछ शहरों में, कुछ लिमिटेड शहरों में काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाते हो, आपके पास चांस है। मैं खुद बैठ चुका हूँ वेमो की एक कार में। मेरे कुछ कलीग्स अभी रिसेंट, नॉट कलीग्स, मैं जानता हूँ उन्हें काफी वक्त से, वो लोग सैन फ्रांसिस्को में हैं और वो लोग वेमो में बैठे हैं एंड उनका दिमाग फट गया एकदम से। बोले क्या हो रहा है, एक गाड़ी सच में चल रही है। और सैन फ्रांसिस्को में अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, मतलब मैं इंडिया वाली हालात की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा मत समझना कि सैन फ्रांसिस्को में गलियां खाली है, नहीं। अच्छी खासी भीड़ रहती है और अच्छे से चल रही है गाड़ियां। ये संभव ही नहीं है बिना डीप लर्निंग। इसमें इतने सारे सेंसर्स यूज होते हैं। एक तो कैमरा होता है, हर एंगल पे, हर डायरेक्शन पे कैमरा है इनके पास। लाइडार सेंसर है, तो ये छोटे छोटे लेजर फेंकता है और उससे इनको डेप्थ का एग्जैक्ट परसेप्शन मिल जाता है, एकदम मतलब इंचेस तक ट्रू होता है वो, कि कितनी दूरी पे दूसरी गाड़ी है, स्टॉप साइन कहाँ पे, लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इसको पता होता है। और ऑफ कोर्स इसके पास जीपीएस होता है, इसके पास सब कुछ होता है कि मैप में कैसे रन करना है, अपनी स्पीड, गाड़ी के अंदर सारे सेंसर्स है, तो गाड़ी के बारे में इन्हें पूरा नॉलेज है कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, राइट। एंड ये अपना पाथ ट्रैक करता है, अपने पाथ को बनाता है। इसमें भी डीप लर्निंग ऑन बोर्ड होता है, इसमें आप सैटेलाइट के थ्रू नहीं कर सकते, इसके अंदर, कार के अंदर होना जरूरी है। तो एनवीडिया ऐसे छोटे छोटे चिप्स बनाता है जो कार्स के अंदर लगाए जाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एनवीडिया के उन चिप्स के बारे में जस्ट छोटा सा बताना चाहूंगा। तो देर इज अ कंप्लीट, एक सीरीज है, मैंने इस पे वर्क किया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे नैनो काफी छोटा हो जाता है, नैनो नहीं वर्क करता उनमें, लेकिन इसी तरह का एक चिप होता है जिसको कार के अंदर लगा रहे हैं आज के टाइम में। ये बनाया गया है इस तरह के केसेस के लिए। ये तो चलो नैनो वाला है, छोटा है, तो 20,000 के अंदर आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला इसका लिटरली छोटे से चिप पे डाला, ऑन द फ्लाई हो सके और उनको इंटरनेट की जरूरत ना पड़ेगी। अच्छी बात है कि इंटरनेट है तो, लेकिन अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी भी चली जाए ना, वो कार फंक्शन करेगी, वो कार रुक नहीं जाएगी अचानक से। तो डीप लर्निंग के बिना ये संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स पहले देना चाहता हूँ। और इसमें जैसे मैंने कहा, काफी सारा काम करना पड़ता है। आपको पहले देखना पड़ता है, सेंसर होते हैं, उनके थ्रू आपको पता करना होता है आप हैं कहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो अगर ऐसे एक 4 लेन की गाड़ी है, तो उसमें उन्हें ये भी पता होता है कि वो किस लेन पे है एग्जैक्टली, और किस लेन से किस लेन पे मुड़ना है, उन्हें पता है। मतलब इंफॉर्मेशन को इतने सटीक तरीके से उन्होंने जमा किया है कि सोचना पड़ता है कि मुझे पता है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए इसमें, लेकिन रिजल्ट भी काफी अच्छा है। फिर पाथ प्लानिंग होती है कि कहाँ से कैसे जाना है, किस स्पीड से जाना है, किस लेन पे रहना है। एंड फिर कार के कंट्रोल्स, मतलब ये तो दिखाने के लिए होता है स्टीयरिंग व्हील, एक्चुअली वो स्टीयरिंग व्हील मूव, अगर आपको नहीं पता, वो जो स्टीयरिंग व्हील मूव करते हैं, अगर कभी देखा होगा ना आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, वो सिर्फ हमें खुश रखने के लिए, या ताकि हमें डर ना लगे, हमारे लिए बनाया गया है। एक्चुअली वो करने की जरूरत नहीं है, कार के सेंसर्स को सीधा इन्फॉर्मेशन जाता है एंड वो चेंज हो जाती है, कार अपने आप पाथ बदल लेगी, कहीं पे उन्हें जाना है वो चले जाएंगे। वो है डीप लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा यूज केस, चाइना ने किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं अगर ये वीडियो सही प्ले होता है कि नहीं, अगर आप बता पाएंगे ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे बताना अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो, ठीक है। 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形脱胎于新华社新媒体中心新闻主播区萌。我将会在今年全国两会期间与大家见面。我和我的搭档将为大家带来更好的新闻体验。अभी हमने क्या देखा? अगर आप चाहो तो मैं फिर से चला सकता हूँ, मुझे पता है बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा आपको। आप चाहो तो मैं इसकी लिंक भेज सकता हूँ आप सबको, आप देख सकते हो इसको बड़े आराम से। ये एक एआई ब्रॉडकास्टर है। एक मिनट, मैं एक लिंक भी प्लेस कर दूंगा। हाँ, मुझे पता है यूट्यूब में थोड़ा सा इशू होता है जब भी हम प्ले करते हैं, तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर सकता हूँ।
लेकिन अगर नहीं आ रही है तो मैंने लिंक दे दिया है, जिनको भी चलाना है अपने क्लास में भी चला के देख सकते हैं। और ये मैं स्लाइड्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? आप स्लाइड्स में सारी लिंक्स हैं, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। लेकिन जस्ट मैं फिर से आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ क्या। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये एआई से बनाया एक्सप्रेशन देखो, ठीक है? और चाइना ने कुछ साल पहले किया, ये अभी नई बात भी नहीं है, कुछ साल पहले हो चुका है ये। 各位 फिर 朋 से 友， ध्यान से देखना। 大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌。现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形脱胎于新华社新媒体中心新闻主播区萌。我将会在今年全国两会期间与大家见面。我和我的搭档将为大家带来更好的新闻体验。अभी आप पावर देख रहे हो उसकी? आपको दिख रहा है कितना ये पावरफुल एग्जाम्पल है कि हम आर्टिफिशियल ह्यूमंस या आर्टिफिशियल अवतार बना सकते हैं। एंड आपकी आंखें फर्स्ट टाइम में, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगा कि कोई झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला एक्चुअली ऐसा हुआ है। उन्होंने आर्टिफिशियल अवतार बनाए हैं और वो इतनी अच्छे से आपसे बात कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो रियलिटी है, यही तो हो रहा है जिंदगी में। बहुत बहुत टफ है इनको बिलीव करना। जीपीटी के एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की भी जरूरत है, आप लोग ऑलरेडी यूज़ करोगे। मेरे ख्याल से सभी लोगों को चैट जीपीटी के बारे में तो पता होगा, ठीक है? चैट जीपीटी तो सब लोग कर रहे हैं यूज, कोड जनरेट करवा रहे होंगे उससे बैठ के, राइट? लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कुछ साल पहले। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तो खुद 2019-20 में ये सब देखना स्टार्ट किया था। मेरा दिमाग हिल गया था जब मैंने इस एग्जाम्पल को देखा, और जब मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखे थे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था उस वक्त, विश्वास नहीं हुआ कि इतना अच्छा हो गया है। और आज के टाइम में आप देख ही रहे हो, लाइक आपका क्या सोचना है कि कन्वर्सेशन के मामले में, बातचीत करने के मामले में, अभी चैट जीपीटी ले लीजिए, क्लॉड ले लीजिए, गूगल जेमिनाई ले लीजिए। गूगल जेमिनाई आपके फ़ोन में होगा मोस्ट लाइकली। क्या आपकी मतलब कैसा लग रहा है आपको? लगता है कि काफ़ी एकदम ह्यूमन लाइक हो गया? लाइक मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर उसका कभी ऑडियो वाला आप यूज़ करके देखना, कभी भी ट्राई करना। एक ऑडियो वाला उसका आता है जिसमें वो ऑडियो रिस्पॉन्स भी दे सकता है आपको, ठीक है? आप बताओ उसकी क्वालिटी किस लेवल पे है। मैंने यूज़ किया है, काफ़ी रेगुलर मैं यूज़ करता हूँ उन चीज़ों को। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है आज के टाइम में। जब मैंने 10 साल पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए थे मशीन लर्निंग वगैरह में, ऑडियो जनरेशन क्वालिटी इतनी बेकार थी, मतलब कुछ भी करो, कुछ भी यूजेबल नहीं आता था। आज के टाइम में हम एपीआई कॉल कर सकते हैं, एक सिंपल सी एपीआई मैं आपको बता सकता हूँ। उस एपीआई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम वहीं पे हो जाता है ना। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी और मैं इस पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, ठीक है? आई विल ट्राई टू बी, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे। आपको ये सब पता है सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट? सुपरविजन का आइडिया क्या है? सुपरविजन का आइडिया बहुत सिंपल है। आप इंफॉर्मेशन देते हो, फीचर्स बताते हो, मान लीजिए कैट्स के, डॉग्स के, लेकिन उसके साथ आप आउटपुट भी बताते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कभी भी किया है तो उसमें याद है आप लॉस कैलकुलेट करते हो। वो लॉस कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब मुझे बाहरी आउटपुट पता है, ताकि मैं उसके कंपैरिजन में वहां से कंपेयर करूं और फिर पीछे जाके देखूं अच्छा मुझे क्या फिक्स करना है, राइट? अगर आप ध्यान से, अगर आपको इक्वेशन याद है उसका, तो जैसे लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता है, एक अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ तो, ये इक्वेशन याद है किसी को, स्ट्रेट लाइन का? लेकिन दिक्कत ये होती है कि शुरू में W1 W0 तो रैंडम होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसकी सही वैल्यू क्या है? तो डेटा के हिसाब से डेटा में वाई दिया होता है। वाई से क्या कर सकते हैं, आप लॉस निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल लॉस का तरीका होता है, इसको मीन स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। और इस एरर का डेरिवेटिव निकाल के अगर ग्रेडियंट डिस्टेंसेस को सॉल्व किया आपको, तो आपको पता होगा कि आप डब्ल्यूज को अपडेट कर सकते हो। इस ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट लेना पड़ता है आपको। तो सुपरवाइज एग्जाम्पल्स में हमारे पास आउटपुट होता है, उससे हम या तो लॉस निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया है कभी डिसीजन ट्री में, वो भी बिना वाई के नहीं पॉसिबल है। ये इन एग्जाम्पल्स को सुपरवाइज एग्जाम्पल कहते हैं और ये काफ़ी प्रेवलेंट, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब
मशीन लर्निंग में आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज केसेस आपने सुपरवाइज लर्निंग ही सॉल्व किया होगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत, इसमें मेरे ख्याल से सबको पता होगा इसके बारे में। ओके गुड। व्हाट अनसुपरवाइज लर्निंग सुनी है? क्लस्टरिंग के एग्जांपल्स, इसको के मींस कहते हैं बाय द वे। तो बेस्ड ऑन उनके डिस्टेंस या दूरी के हिसाब से आप उसका एवरेज निकालते रहते हो और उनको क्लस्टर को धीरे धीरे करके सेंटर को मूव करते रहते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वो सेंटर अपडेट कर रहा है, हर बार नया कलेक्शन करता है, सेंटर अपडेट होता जाता है और सारे सेंटर्स मूव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आपके पास कोई वाई गिवन नहीं होता है, आप दूरी के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से पता करते हो कहाँ पे क्लस्टर या ग्रुपिंग हुआ है। ठीक है, वही आप करते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का शायद नाम सुना होगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है इसके बारे में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम डायरेक्ट सुपरविजन नहीं देते, लेकिन उसमें एक पॉलिसी या एक फंक्शन बताया जाता है कि देखो इस फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करते रहना है। तो जो भी आप पाथ ले रहे हो, तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि एक आर्टिफिशियल एजेंट बनाया है जिसको टांगे दी गई हैं, ठीक है, और अपर बॉडी ज़्यादा है नहीं इसकी, लेकिन उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग से चढ़ना, दौड़ना, भागना सब सिखा दिया गया एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ है। बट ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप डीप लर्निंग के आगे कभी कुछ सोचना चाहते हो तो मेरे ख्याल से रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और ये सारे एल्गोरिदम्स और ये सब मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिक अगर आपको एक फ्लो चार्ट की तरह सोचना है तो इस तरह से सोच सकते हो कि कहीं से स्टार्ट करो, फिगर आउट करो कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कैटेगरी क्या है, लेबल डेटा था कि नंबर था, नंबर है तो क्या करना चाहिए, रिग्रेशन आईडी, यूजली आप रिग्रेशन करोगे, लेबल डेटा है तो किधर जा सकते हो, क्लासिफिकेशन, अगर लेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एल्गोरिथम है एक तरह से, अगर आप कभी याद करना चाहो तो उसको, तो लेकिन ऑफकोर्स हमें इसके आगे बढ़ना है। मैं बस इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको ध्यान होना चाहिए कि मशीन लर्निंग में ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ कमी है। मशीन लर्निंग अभी भी कुछ कमी है, आपको पता है वो क्या इशू है या क्या दिक्कत है जिसके लिए अभी भी, या हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग एक स्तर तक ठीक है पर उसके आगे नहीं, उसके आगे आप नहीं बढ़ा पाओगे। किसी को आइडिया है या कुछ भी अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको न्यूरल नेटवर्क का नीड आता कहाँ से है, और इसके लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ ड्रॉ करना चाहूंगा, तो चलिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए किसी भी आपने मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल लिया है और उसमें कुछ फीचर्स हैं, मान लो X1, और इसको हम कह देते हैं, अगर अगर आपने हाउस प्राइस वाला प्रिडिक्शन वाला किया तो आपको याद होगा, स्क्वायर फुटेज ऑफ लेट्स से होम, X2 अनदर एक और फीचर, ये क्या है, मान लीजिए कि कितने घर में कितने बेडरूम्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स। X3 में मान लीजिए लोकेलिटी बोल देते हैं इसको, एरिया भी तो डिपेंड करता है ना, हर एरिया तो सेम नहीं होता ना, अलग अलग एरिया की वैल्यू अलग हो जाती है। स्क्वायर फुटेज, नंबर ऑफ बेडरूम, लोकेलिटी, मे बी एक और बिल्डर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बिल्डर की वैल्यू पे भी जा रहे हैं कि बिल्डर कितना अच्छा है तो उसका नाम कितना बड़ा है, और वाई हो गया आपका प्राइस। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा दिया जाता है, आपको कहा जाता है बताओ प्राइस क्या होगी। ठीक है, अनुमानित प्राइस क्या होगी आप बता सकते हो। रिग्रेशन के मॉडल से यहाँ वर्क करते हैं, लीनियर या पॉलिनोमियल रिग्रेशन, बहुत इजी है इसमें रन करना। एक बात बताओ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 फीचर है, अगर मैं आपको 40 लाख फीचर दे दूंगा तो? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 40 लाख फीचर देना है बहुत ही छोटा सा नंबर है। अगर मैं 40 लाख फीचर दे दूंगा तो क्या होगा? मशीन लर्निंग के सिस्टम्स 1990 2000 तक काफी चले हैं, बट लोगों ने ये देखा कि एक लेवल के बाद परफॉर्मेंस प्लेटो कर जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाते जाओगे, कुछ देर तक अच्छा जाता है, कुछ देर तक फायदा है अगर नंबर ऑफ फीचर्स आप बढ़ाते हो तो परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पर कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद आप देखोगे
कुछ भी कर लो, कोई भी मॉडल लगा लो, ये कुछ खास ऊपर नहीं जाता, रुक जाता है 60%, 70% पे रुक ही जाता है परफॉर्मेंस। तो अगर डेटा सिंपल है, छोटा सा है, काम हो जाता है। लेकिन जब मैं आपको 40 लाख फीचर्स दूंगा और मान लीजिए उसमें 2 करोड़ रोज भी हैं, ठीक है, फीचर्स रोज हो गए आपके समय जो आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा होगा। और ऐसा डेटा बहुत कॉमन है आज के टाइम में, बहुत ही कॉमन है। इस पे जो ट्रेडिशनल आपका मशीन या जिसको क्लासिकल मशीन लर्निंग बोलते हैं, वो अच्छा नहीं वर्क करता। एक लेवल के आगे, एक स्तर के ऊपर नहीं जा सकता। मैंने अपने कॉलेज के टाइम में खुद ही रन किया है सिंपल, जब मैं कॉलेज में के टाइम में था, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम्स, और हमें पता है कि वो छोटे छोटे डेटा टास्क अच्छे करते थे। पर कंप्यूटर विजन का एक प्रॉब्लम आप लेके आइए, ऑडियो की प्रॉब्लम लेके आइए, नहीं होता था सॉल्व उससे, कितना भी ट्राई किया हमने, नहीं हुआ है सॉल्व। फिर आया डीप लर्निंग और कुछ बहुत ही अजीब, मतलब अचानक से चेंज आया। डीप लर्निंग में ऐसा हुआ कि अगर आपके पास ज़्यादा डेटा या ज़्यादा फीचर्स है, डीप लर्निंग शुरू में लगेगा कि स्लो है या खराब भी हो सकता है, क्योंकि कम डेटा में डीप लर्निंग एक्चुअली अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन एक बार डेटा का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, डीप लर्निंग कुछ ऐसा बिहेव करता है। सीधा वो जंप लेता है, और अच्छा खासा जंप है ये, 1-2% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 15-20-25% की बात कर रहे हैं। कि पहले आपका 70 में परफॉर्मेंस आता था, डीप लर्निंग लगा लो सीधा 95 हो जाता है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो कुछ जबरदस्त चेंज हुआ जब हमने डीप लर्निंग स्टार्ट की यूज करनी। अब डीप लर्निंग की पूरी थ्योरी थोड़ी लंबी है, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता, कभी अगर और टाइम मिलेगा तो हम उसको कवर करेंगे अच्छे से। बट आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल होता है उसमें, कि एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, या न्यूरॉन को हम इमेजिन करते हैं और हम सोचते हैं कि उसमें क्या होता है। तो न्यूरॉन में एक, अगर मैं आपको सतही तरह से बताऊं तो, एक होता है कि जितने भी इनपुट आ रहे हैं आपके, मान लीजिए एक इनपुट आया, इसको X1 कह लेते हैं, ठीक है, आपको फीचर्स सुनने की आदत है तो X1 बोलेंगे इसे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सर्टेन वेट से, जिसको आप पैरामीटर समझते हो, तो इसको हम W1 बोलेंगे। और अंदर में पहले तो एक जोड़ होगा, एडिशन जिसको आप कहेंगे। मान लीजिए मेरे पास कई फीचर्स हैं, इन्हें X2 कह लेते हैं, X3 कह लेते हैं, बढ़ते 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 XN हो गया। और समझिए एक लार्ज नंबर्स पे हम जा रहे हैं, 4 या 5 फीचर्स की बात नहीं हो रही है, हजारों फीचर्स की बात हो रही है। तो पहला काम होता है कि सबके अपने वेट्स होते हैं। वेट्स एकदम पैरामीटर्स की तरह ही होते हैं, जो आपके लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपने पढ़ा है, एकदम सेम टू सेम। सबके अपने वेट्स होंगे, ठीक है, सबके अपने वेट्स होंगे। उसके बाद एक काम किया जाता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन हम जिसे बोलते हैं। इसको यूजली एक नॉन लीनियर फंक्शन होना चाहिए। आप समझते हो नॉन लीनियर क्या होता है? अगर आप एक लाइन देखो, तो एक लीनियर हो गया, राइट, ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे हो गया लीनियर, जैसे पावर ऑफ 1 है। अगर हम एक छोटा सा नॉन लीनियर फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉन लीनियरिटी कैसे दिख सकती है। जैसे ये एक फंक्शन नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है। अगर आपने सिग्मॉइड फंक्शन देखा होगा लॉजिस्टिक में, वो भी एक नॉन लीनियर फंक्शन ही है। तो कोई छोटा सा सिंपल सा नॉन लीनियर फंक्शन, हम यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी नहीं चाहते, उसको ही यूज करना है, बस इतना से काम है हमारा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन को मैं अभी फाई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप सोचें आउटपुट क्या है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि अच्छा बताइए आउटपुट क्या आएगा, अभी एक एक नोड की बात हो रही है ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। अच्छा एक बात और, सॉरी, सब में अपना बायस टर्म या सी टर्म हमेशा होता है, जो इंटरसेप्ट बोलते हैं ना आप, वो टर्म हमेशा होता है, ठीक है। चलो उसे मैंने लिखा नहीं था तो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अगर मैं पूछूं आउटकम क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? तो पहला इंटरनल क्या होगा, सबसे पहले एक इंटरनल सोचते हैं। X1 मल्टीप्लाई होगा किससे? W1 से। X2 मल्टीप्लाई होगा किससे? W2 से। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, XN इंटू WN प्लस द बायस या C, जिसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो चलो लेस बी ही यूज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ये हो गया इनपुट।
यहां तक तो सही है, एडिशन तक तो वही हुआ ना, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, x3 इंटू W3, x2 इंटू W2, x1 इंटू W2 एंड सो ऑन, सबको ऐड कर दिया, राइट? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने भी वही किया, x1 इंटू W1, x2 इंटू W2, आगे जाते जाते xn टिल Wn प्लस एक बायस टर्म, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? फाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक एक्टिवेशन नॉन लीनियर है, तो एक फाई के थ्रू ये पास करेगा। अब यूजली लोगों को ये बात तुरंत नहीं समझ में आती, इसका काम क्या, कर क्या रहे हो तुम इससे? चलो मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा। इसमें ना आपके पास क्या वेस्ट पेपर है क्या, जिससे आप खेलते रहते हो वैसे भी? अगर है तो यूज कर लो, ठीक है? मान लो एक पेपर को, चलिए एक स्टेप की तरफ फोल्ड करके देखते हैं। स्टेप समझते हो ना क्या होता है? इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं सिर्फ, ठीक है? आप पेपर को स्टेप की तरफ फोल्ड कर पाओगे? ट्राई करो, ट्राई करो, इतना हार्ड नहीं है। कोई भी एक वेस्ट पेपर निकालो, या रुमाल के साथ भी, अपना नहीं, रुमाल खड़ा पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, एक पेपर के साथ ट्राई कीजिए। अगर वेस्ट पेपर है तो ट्राई कीजिए, उसको एक स्टेप की तरफ फोल्ड कीजिए, ओरिगामी कीजिए। रुमाल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो ट्राई कर लो। अगर आप फोल्ड प्रॉपर करोगे तो पेपर कुछ ऐसा हो जाएगा। बताना अगर समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा कुछ लगेगा पेपर, जब मैं उसे स्टेप की तरह बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? उसे वापस रिवर्ट करेंगे अगर पेपर को, तो उसमें क्रीज बनेगा, दाग बनेगा, राइट? तो आपको लगता है कि कुछ उसमें ऐसा ऐसा दिखेगा? अगर उसे स्टेप की तरफ फोल्ड करेंगे तो दो जगह क्रीज आएगा, राइट? ऐसे कुछ दिखेगा? अगर आप ध्यान से देखो, ये लीनियर सेपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? अगर दो क्लासेस हैं, ये लीनियर सेपरेटर हुआ, लीनियर सेपरेट कर रहा है। ऑफ कोर्स लीनियर हमेशा काम थोड़ा ना आता है, बट मान लो मैं एक बार ना करूं, एक बार ना करूं, और अभी जैसे आपको एक नोड दिख रहा है, राइट? अब इसी नोड को आप इमेजिन करने की कोशिश करो बस। सेम नोड लेते हैं, लेकिन हम इसको लेयर बाय लेयर करेंगे। सब जगह स्टेप फंक्शन लगाएंगे, हर जगह मान लीजिए अभी स्टेप फंक्शन ही लगाएंगे। एक काम होगा, लेकिन जैसे आप W से मल्टीप्लाई करते हो ना, जहां पे भी W से होगा मल्टीप्लिकेशन, आपको इसको रोटेशन की तरह ट्रीट करना है, कि हल्का सा रोटेशन करता है, वो रोटेशन मैट्रिक्स की तरह बिहेव करता है, वो मैट्रिक्स मैथमेटिक्स से पूरा, बट वो हल्का रोटेट करेगा जब भी ये मैट्रिक्स W से आप करते हो। और जब भी वो बायस ऐड करते हो ना, B, अब वो ऐसे ऐसे मूव करता है, वो बस प्लस एंड माइनस कर सकता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा सोचने के लिए, कि हर बार ऐसे सोचिएगा, एक पेपर लिया, अभी पहली बार में रोटेट नहीं भी किया तो चलेगा, ऐसे ऐसे करके क्रीज बना दिया, बट दूसरी बार क्रीज, अब ठीक है याद सोचो, पेपर ऑलरेडी फोल्डेड है, मैं कह रहा हूँ उसे फिर से एक बार रोटेट करेंगे एक एंगल पे, और फिर से एक स्टेप बनाएंगे उसके ऊपर, सेम ऑलरेडी फोल्डेड पेपर पे एक और स्टेप बनाना है, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी है याद करने में, लेकिन थोड़ी देर में आपको रियलाइज होगा कि अच्छा आप कर क्या रहे हो, आप दो बार स्टेप्स बनाओगे, राइट? तो पेपर का मल्टीपल फोल्डिंग हो जाएगा। अगर मल्टीपल फोल्डिंग होगा तो मान लो कुछ ऐसा बनेगा, एक और दूसरा फोल्ड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, डिफरेंट कलर लेंगे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और इन दोनों को भी कंबाइन करता हूँ, आपको दिख रहा है कि अचानक से ये नॉन लीनियर हो गया? अब तो सीधा बेंड नहीं है ना, अब तो उसने तिरछा भी पकड़ लिया। चलो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। सो देर इज कुछ है जिसको हम कहते हैं टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड, ठीक है? काफी अच्छा विजुलाइजेशन टूल है मेरे ख्याल से। चलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है। पहले हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे, ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? पहले मैं इसमें एक ही डालूंगा, एक न्यूरॉन एक नोड। चलो आपको पहले सबसे सिंपल डेटा देते हैं। ये डेटा देख रहे हैं अभी आप? कुछ नॉइज लेवल भी डाल देते हैं ताकि हल्का डेटा में डिस्टरबेंस रहे। अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको? आप एक इतना सा सोचो, क्या एक लाइन से आप इसको डिवाइड कर पाओगे प्रॉपरली? इजी कर सकते हैं ना? मैं इसको रन करता हूँ, अभी आपके सामने हो जाएगा एक बार में। हो गया, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के वेट्स भी हैं,
1.1, 1.2, और आउटकम भी आ रहा है 2.5। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी था ना। चलिए मैं थोड़ा हार्ड वाला दिखाता हूँ। इसको हम लोग एक्सऑर कहते हैं, एक्सक्लूसिव और। ये टेस्ट है फॉर नॉन लीनियरिटी, सबसे बेसिक टेस्ट। अगर ये फेल कर रहा है आपका मॉडल, तो वो नॉन लीनियर सेपरेशन नहीं कर सकता। बिफोर मैं रन करूं उससे पहले आप बताओ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आप घंटों बैठ के इसको देख सकते हो, घंटों। नहीं करेगा, देख लो। एक लाइन से नहीं है ना संभव। एक लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, ऊपर से नीचे कहीं भी, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप देख लो, आपको जितना ट्राई करना है कर लो। आप घंटों वेट कर सकते हो, कुछ नहीं बदलता इसमें। ऐसे ही कहीं पे एक लाइन आ जाती है, लेकिन आपको साफ दिखता है कि नहीं, ये तो मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है। एक से आप इसको नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको अभी एक ट्रिक दिखाता हूँ। लेयर बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो दो न्यूरॉन रखते हैं, और जो काम सिग्मॉइड जैसा बिहेवियर है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है ना, वैसा ही बिहेवियर है इसका। अभी मैं पूरे मैथ्स पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है समझाने में। बट ठीक है, चलो देखो क्या होता है। अभी दो लेयर कर दिए, एक के बाद एक। तो एक बार पेपर फोल्ड होगा, फिर से पेपर फोल्ड होगा, ठीक है, दो बार होंगे। देखते हैं क्या होता है इसमें। हम्म, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ना। अभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल या नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ है। अभी देख रहे हो क्या किया उसने जस्ट। अभी उसमें दो लाइंस ले आया वो। अब एक ग्रुप ऑलमोस्ट एक एरिया में आ गया, और दोनों ग्रुप, और दो बाहर वाले बाहर हो गए। इसने काफी अच्छा किया। मैं इससे भी हार्ड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक ग्रुप बीचों बीच है, दूसरा ग्रुप आउटर है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ट्राई करूंगा, अगर देखना है तो देख सकते हैं। चलिए एक स्ट्रेट लाइन वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, अब चूंकि दो न्यूरॉन्स है, स्टिल वो दो लाइन पे आ रहा है। देखते हैं कि एग्जैक्टली वो सर्कल बना पाता है कि नहीं। यूजली मेरा एक्सपीरियंस जितना है, ये प्रॉपर सर्कल नहीं बना पाता है। ठीक आएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं बनता है। इसको रोकता हूं मैं, और एक लेयर और डालते हैं बस। ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्या होगा। थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सर्कुलर सा हो जाएगा। अब सर्कल की कॉम्प्लेक्सिटी लाइन से ज्यादा है, ये बात हम सब समझते हैं। थोड़ा देखो टाइम लगेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली वो वहां पे पहुंच जाता है। नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, लर्निंग रेट को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ा छोटा ले रखा है लर्निंग रेट, अब थोड़ा सा फास्ट ले सकते हो। या सिग्मॉइड में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। एक लेयर और लेते हैं। कभी कभी इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी देना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। आप इसमें क्या दिखेगा, धीरे धीरे करके वहां पे एक सर्कल सा बन जाएगा। अब सर्किल होता है एक्स स्क्वायर, इफ यू थिंक अबाउट इट। एक्स स्क्वायर होता है ना सर्किल, तो इफेक्टिवली। ठीक है, अगर सिग्मॉइड से नहीं काम हो, कोई नहीं, आप स्टॉप करो। सिग्मॉइड में थोड़ा स्लोनेस रहता है, आप टैनिश ट्राई करो एक बार। ठीक है, टैनिश सिग्मॉइड जैसा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और धीरे धीरे आपको अचानक से उसमें कुछ सक्सेस दिखेगा। धीरे धीरे होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, काफी देर रुका रहेगा, अचानक से बन जाएगा। और एक और सिस्टम है, और एक और एक्टिवेशन फंक्शन है जो मैं दिखाऊंगा आपको, जो इसको इससे बेटर सॉल्व करेगा। अगर मैं इसमें रेलू लगा दूं तो रेलू फंक्शन काफी सिंपल है। रेलू फंक्शन ऐसा होता है, जीरो तक वो जीरो होता है, और पॉजिटिव में y इक्वल टू एक्स होता है। पर है नॉन लीनियर फंक्शन, पूरी तरह से नॉन लीनियर है। तो जब ज्यादा लेयर्स यूज करने होते हैं, तो tan और सिग्मॉइड काफी स्लो होते हैं अडॉप्ट करने में। तो मैं दोनों चीजों को पहले कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड देते हैं लर्निंग रेट को। ये जो स्टेप रेट था ना, वही है बेसिकली। चलो, तो अभी आप देखोगे कि ये उसको मिक्स कर रहा है अंदर में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, तो उसका एक और कारण है, न्यूरॉन्स काफी कम रखे थे। अभी न्यूरॉन्स को बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी आपने इसको ऑप्टिमल, या जिसको हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, आपने दिया है इसको पावर, जितने पैरामीटर्स चाहिए इसको, एक बार में हो जाएगा। तो अगर एक काम करते हैं, टैनस से भी कर लेते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ती है। अभी देख रहे हो क्लासिफिकेशन किस लेवल पे चला गया। याद है, शुरू में स्ट्रेट लाइन बेयरली कर रहा था, अब ऐसे ऐसे करके बेंड कर रहा है उसके अराउंड। ये पावर है न्यूरल नेटवर्क्स का। और मैं आपको एकदम सबसे हार्ड वाला दिखाता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है। हार्ड है ना। ये इजी नहीं है। आ, क्या करेंगे, थोड़ा सा लेयर्स इसके लिए हमें, मतलब इसको थोड़ा कंप्यूटेशन पावर देना पड़ता है।
कि भाई तुम ट्राई करो मल्टीपल तरीके, और टैनेज से नहीं हो पाएगा, ये रेलू ही जाएगा। और रेगुलेशन को ऑन करना पड़ता है इसमें, थोड़ा सा रेगुलेशन देना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है यूजली। आपको अगर पता होगा ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा चाहिए हमें। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। टाइम लगेगा पर ध्यान से देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करने वाला है वो। और खुशी की बात ये है कि जो हो गया, क्या देख रहे हो अभी? देख रहे हो किस किस तरह से कितने हार्ड नॉन फंक्शन लर्न किए इसने। और ये न्यूरल नेटवर्क है, जो सिंपल आइडिया है उसी पेपर को आप बार बार फोल्ड कर रहे हो। तो सोचो किसी भी पेपर को बार बार फोल्ड करोगे, उसको जब वापस खोलोगे तो उसमें आपको लाइंस दिखेंगी, काफी कॉम्प्लेक्स लाइंस दिखेंगी आपको अंदर में। मैं यही इंट्यूशन आपके अंदर डालना चाहता हूँ कि आप समझो डीप लर्निंग क्यों पावरफुल है इतना। ऐसा नहीं है कि ये आइडिया बहुत हार्ड है, आइडिया बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और आपके पास कंप्यूटेशनल पावर है, काफी इजी हो जाता है इसको सॉल्व करके अचीव कर लेना आउटकम। और यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, और इससे आगे कई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। क्योंकि अगर आप ये सही से कर सकते हो तो आप बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ये हो रहा है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम, कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम, ऑडियो का प्रॉब्लम, मल्टी मोडालिटी जहाँ पे चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एज वेल, इन सबको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आज के टाइम में आप परफॉर्मेंस देखोगे किसी भी पेपर का, आप कोई भी नया रिसर्च पेपर अगर आप ओपन करेंगे और देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है, काफ़ी जो ह्यूमन लाइक जिसको कहते हैं ना, कि अपने इंसानों के स्तर पे आ चुका है बहुत सारा परफॉर्मेंस। और ये सब डीप लर्निंग से हुआ है, और ये हर जगह है। आप ट्रांसफॉर्मर सोच लो, ये जितना भी जीपीटी और सोचा है वो है। जितने भी इमेज जनरेशन होते हैं उनको डिफ्यूजन मॉडल्स कहते हैं आज के टाइम में, पूरे का पूरा न्यूरल नेटवर्क। कंप्यूटर विजन में अगर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स या कुछ भी आप सीखते हो या सीखोगे, पूरे का पूरा डीप लर्निंग ही हो गया। ऑडियो प्रोसेसिंग में डीप लर्निंग है पूरी तरह से। आज के टाइम में हम आपको ऐसा कोई फील्ड नहीं बता सकते जहां पे हम सिग्नल प्रोसेसिंग किसी भी तरह की कर रहे हैं और इंसान डीप लर्निंग यूज नहीं करना चाहता, या डीप लर्निंग से नहीं काम होता है, नहीं होता है। हाँ, डेटा चाहिए, डेटा चाहिए काफी सारा। हम यहाँ पे मिलियंस की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ठीक है। और कंप्यूटेशन चाहिए, चीप नहीं है, मतलब थोड़ा कॉस्ट है। मैं बाद में अगर कभी हमारा और सेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट भी है थोड़ा इन्वॉल्व, एकदम फ्री नहीं है। मशीन लर्निंग जैसे आपके कंप्यूटर पर रन कर जाती है, अगर एक मैं थोड़ा सा भी बड़ा मॉडल ले आऊँ ना डीप लर्निंग का, आप अपने कंप्यूटर पर रन नहीं कर पाओगे। ये है एक छोटी सी प्रॉब्लम, बट उस पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो डीप लर्निंग के जैसा भी, मैं मैथ्स पे नहीं जाना चाहता, थोड़ा लंबा खिंच जाता है उसके चलते हर चीज। लेकिन आर्ग्यूमेंट यही है कि न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मशीन लर्निंग से लगभग 10-20% हम आगे बात कर रहे हैं। 10-20% बिजनेस में भी ना बहुत फर्क करता है। अगर आप कहोगे कि मेरे पास एक मॉडल है जो 75% सही है और मैं लेके आ जाता हूँ 95%, कोई चांस ही नहीं आपका, लगभग कोई चांस नहीं आपका कि आपके मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, अनलेस पैसे का कंस्ट्रेन हो, क्योंकि डीप लर्निंग कहीं कहीं पे थोड़ा कॉस्टली है। अभी आज के टाइम में वो कॉस्ट भी बहुत नीचे आ गया है पहले से तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये तो खैर वही एग्जांपल है, जैसे मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा था कि आपके डिफरेंट एक्टिवेशन होंगे। सिगमेंट पता ही होगा, टैनच अगर नहीं पता था तो आप देख सकते हो। और यूजली लोग रेलू फंक्शन यूज करते हैं किसी भी बड़े न्यूरल नेटवर्क में। और इसी तरह का कुछ होता है, ठीक है, कि डेटा जाएगा, इंफॉर्मेशन पास करेगी, फिल्टर आउट होता जाएगा, और लास्ट में जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, नंबर्स को पास करोगे न्यूरल नेटवर्क में, उनमें वेट्स होते हैं और वो लर्न करता है। वो पूरा लर्निंग मैकेनिज्म है बहुत सिमिलर, जैसे आप अगर ग्रेडियंट डिसेंट से कभी आपने लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन खुद से किया है तो, ठीक है, आप देखोगे कि यही लर्निंग है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन देख रहे हो कितना डेंस है बीच में। बहुत हाई कनेक्टिविटी है ना, ऐसा ही होता है आपके ब्रेन के अंदर, बहुत ही हाई कनेक्टिविटी है। बट धीरे धीरे जब लर्न कर लेते हैं तो एक्चुअली प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शुरू में सीखते हैं, जैसे अगर अभी आप कुछ सीख रहे हो तो उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन एक बार जब आप सीख जाओगे तो आपको इजी लगती है, सेम चीज़ लगता है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी से सेम ही तो काम कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है काम। ये आपका पाइपलाइन हो गया, ठीक है। पाइपलाइन क्या होता है कि आप अपने प्रोसेस को डिफाइन करते हो, डेटा को कैसे गैदर करना है, उसको पार्स कैसे करेंगे, मॉडल कैसे बनाएंगे, उसको एक्यूरेसी को कैसे टेस्ट करेंगे।
और अलग अलग तरह के न्यूरल नेटवर्क है। कन्वोल्यूशनल का अपना डिजाइन होता है, उसमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। अगर किसी ने भी सिग्नल प्रोसेसिंग किया होगा उन्हें कन्वोल्यूशन पता होगा कि दो सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस, या दो सिग्नल जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे क्या आउटपुट निकल के आता है, उसको कन्वोल्यूशन कहते हैं। उसका हम यूज करते हैं, इमेजेस में बहुत बड़ा यूज है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, तो इसमें वही वेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, या वेट्स बेसिकली एक फिल्टर की तरह बिहेव करते हैं, 2D कन्वोल्यूशन फिल्टर, और वो स्कैन कर रहे हैं पूरे इमेज को, और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं जिसको हम फीचर मैप कहते हैं। और उस फीचर मैप से वो सीखते हैं कि इमेज क्या है, तो वो 7 है, 8 है, 10 है, डॉग है, कैट है, कुछ भी सीख सकते हैं, और वो सीख चुके हैं। मतलब काफी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं आपके एवरीडे सिस्टम्स में आज के टाइम में। आपके मोबाइल में ऑलरेडी कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स वर्क करते हैं। अगर वो आपका इमेज या आपका चेहरा पहचान सकता है ना, तो वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से ही हो रहा है। इस तरह से कन्वोल्यूशन ऑपरेशन वर्क करेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मैथ्स है, ठीक है, गणित है, आपको सीखना पड़ेगा कि वो चीज काम कैसे करती है और कैसे इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। एक मिनट होल्ड ऑन, यहाँ पे नॉइस क्यों आ रही है? एक मिनट। तो कर दो, लीव कर दो। सॉरी, मुझे यहाँ पे एक एको आ रहा है। थैंक यू। ओके, फिर लैंग्वेज के लिए हमारे पास रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जहाँ पे हम टाइम के साथ वर्क करते हैं। तो जब टाइम सीरीज की प्रॉब्लम्स या सीक्वेंस की प्रॉब्लम्स आती है लैंग्वेज में, जैसे वर्ड टू वर्ड टू वर्ड, वहाँ पे हमारे को रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करना पड़ता है। इसकी मैथमेटिक्स काफ़ी डिफरेंट है। ऑटो इनकोडर्स होते हैं जो इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनका पूरा डिफरेंट डिज़ाइन है। सिमिलरली एडवर्सेरियल नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे दो नेटवर्क्स एक दूसरे से compete करते हैं और न्यू डेटा और न्यू चीज़ों को जनरेट भी कर सकते हैं। उसको हम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क करते हैं। ठीक है, ये हालात हैं आज के टाइम में। अब जब पिक्चर देखोगे ना, आपको दिमागी एकदम आ जाएगा कि एक वो रेफरेंस ओरिजिनल पिक्चर और आवर रिजल्ट। पेपर्स ने यहाँ तक दिखाया है कि आप रियल टाइम में तो बता ही नहीं पाओगे। इन सब चीज़ों को बैन किया गया है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ने बैन कर रखा है। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, मुझे पता है हार्डली आज के टाइम में कोई जानता है स्टैक ओवरफ्लो को, बट मेरे टाइम में तो बहुत ज़रूरी था। स्टैक ओवरफ्लो पे चैट जीपीटी के आंसर्स और सारे ऑटो वाले आंसर्स बैंड है, क्योंकि फिर लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, इतना हाई लेवल पे पॉपुलेट कर देंगे इन्फॉर्मेशन, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं आज के टाइम में। ऑफ कोर्स आज भी मैं मानता हूँ कि चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सॉरी, इसका भी एक यूट्यूब है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं जा रहा। Entering an era in which देखिए, our अगर enemies आपको can make समझ it आता look है, like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्लीज़ आराम से देखना, क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ पे ऑडियो शायद क्लियर नहीं आ रही है आपको। तो आराम से इसे देखना, और मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, इसमें भी लिंक्स हैं। तो आप आराम से इसे देखना और समझने की कोशिश करना कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कितनी पावरफुल है। ठीक है, आज के टाइम में ट्रांसफॉर्मर्स हैं, काफ़ी अच्छे मॉडल्स है, और इसमें गजब का कॉम्प्रहेंशन है। अगर आप कहीं पे भी आपने, अगर जैसे चैट जीपीटी में बात कर ही रहे थे, कि अगर आपने चैट जीपीटी थोड़ा सा भी यूज़ किया, आपको पता है कि आप कोई भी टेक्स्ट दीजिए। मैंने तो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया है, मैंने इससे कवर लेटर्स जनरेट करवाए हैं। मैं कोडिंग के काम के लिए रेगुलर यूज़ करता हूँ इसका। इसमें अगर आपको ऑफिशियल लेटर्स बनवाने हैं या अपने रिज्यूमे भी अपडेट कराना है, आप चैट जीपीटी को बता सकते हो, ये रहा मेरा करंट रिज्यूमे, मुझे इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, क्या आप मेरे रिज्यूमे को ऐसे बदल सकते हो, और ये कर देगा। वो गजब की बात है, बट वो कर देता है, और काफ़ी अच्छा भी है। इसके पीछे ट्रांसफॉर्मर मॉडल का ये एक कोड डायग्राम है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं जो भी आपको नहीं समझेंगे, बट अगर आप जनरेटिव एआई को कभी भी फॉलो करोगे या कभी पढ़ना चाहोगे, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और ये डायग्राम आप देखोगे। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर से है, 2017 में आया था पेपर ना। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी हार्ड है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें सिंपल चीज़ें पहले करनी चाहिए। सिंपल चीज़ें मतलब जो गणित है, जो मैथ्स है, उसे समझिए। कोड कैसे कर सकते हैं, अच्छे से कैसे कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है।
और जब इसके साथ आप आगे जाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि इंडस्ट्री को या क्लाइंट को क्या यूज है इसका। आप कोई चीज ऐसे ही नहीं बेच सकते कि सर ये बड़ी फैंसी आप ले लो। आपको समझाना पड़ता है कि सर ये करने से आपके 10 की जगह 20 रुपए बचेंगे अब, और आपका काम हम 5 सेकंड में पहले करते थे, अब 1 सेकंड में करके दिखाएंगे। जब आप ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन लेके जाते हो अपने क्लाइंट के पास, और मैं कर चुका हूँ ये काम कई साल पहले भी और अभी भी करता हूँ, क्लाइंट को समझ में आता है, क्लाइंट पैसा देने को तैयार होता है। इंडिया में हो, यूरोप में हो, यूएस में हो, यूएई में हो, क्लाइंट को ये बात समझ में आती है कि हाँ, यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं क्योंकि इससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। और ये चाहिए, एक हर बिजनेस को यही चाहिए। ठीक है। तो अभी आज के लिए, आज आप चिंता ना करो ये कैसा दिखता है क्या करता है, बस समझने की कोशिश करो कि डीप लर्निंग में पावर काफ़ी है। आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा कि इस पावर से ही सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो आप पीछे रहना नहीं चाहते, ठीक है, आपको पीछे नहीं रहना है यहाँ पे। काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, मैं खुद पाइटॉच यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको पाइटॉच दिख रहा हो तो मैं ज़्यादा वो यूज़ करता हूँ। लेकिन आज के टाइम में पाइटॉच हो या केरास हो, ये तो भी केरास प्लस अगर आप चाहें तो अपना टेंसरफ्लो और केरास साथ में ही वर्क करता है, तो आप इसके थ्रू भी सीख सकते हो, पाइटॉच के थ्रू भी सीख सकते हो, दोनों ही काफ़ी लीडिंग फ्रेमवर्क्स हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पाइटॉच में भी इक्वली प्रोफिशिएंट रहा हूँ और केरास भी किया है काफ़ी ज़्यादा मैंने। तो कुछ भी रहेगा हम लोग आराम से कवर कर लेंगे उसे। इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने अभी हुए हो, बट हाँ ये काफ़ी सही है अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे सोचते हो कभी भी, कि जब आपको इंडस्ट्री लेवल पे सोचना होता है तो एक सीएसवी फाइल नहीं मिलती है, डेटा स्टोरेज होते हैं प्रॉपर, ठीक है। उसमें मल्टीपल पॉइंट से इंजेक्शन करना पड़ता है हमें, उसको टैग करना पड़ता है, डेटा को क्लीन करना पड़ता है, फिर हडूप या स्पार्क डेटा लेक्स में उसको डालना होता है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। कितनी बार तो डेटा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होता है, यूरोप का डेटा यूरोप में होगा, इंडिया का डेटा इंडिया में होगा, और हमें सब पे वर्क करना है, तो सिर्फ एक कंप्यूटर हो नहीं सकता, पूरे हमें नेटवर्क्स पे वर्क करना पड़ता है। उसके बाद जब डेटा आता है तब आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की ट्रेनिंग कर सकते हो, इन्फेरेंस कर सकते हो, और उसके बाद आप सोच सकते हो कि उस इंसाइट को यूजर तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है। सो अभी आप टेंशन ना लो, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि स्कोप काफ़ी है, काफ़ी बड़े स्तर पे इस पे हम लोग जब काम करते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, टीबीज ऑफ डेटा पॉइंट्स पर डे डील करने की भी हालात आते हैं ना। यहाँ पे कुछ मैंने बुक्स दी हैं, ये आपके इंटरेस्ट के लिए, अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो मैंने बुक्स के नाम, लिंक्स भी हैं, आप जब क्लिक करोगे आपको वो अपने आप लिंक्स पे लेके जाएगा। कुछ काफ़ी अच्छी बुक्स मशीन लर्निंग के अराउंड, ऑनलाइन कोर्सेज हैं डीप लर्निंग के अराउंड, और डीप लर्निंग के भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो किसी को भी अगर कभी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ इन रिसोर्सेज पे ध्यान दो। और जैसे जैसे अगर हमारे और भी कुछ एक्सपर्ट सेशंस होते हैं तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ कि डीप लर्निंग करता क्या है, कैसे सॉल्व करती है चीज़ें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरी चीज़। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को। एनीवेज, मेरे ख्याल से अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा आप सबसे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। आपको भी बताना होगा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या जानना चाहते हो, और अगर हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर सकते हैं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। एवरीवन, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ पूछिए। आप एक एक करके आई थिंक माइक के सामने आ सकते हो या कंप्यूटर के सामने आ सकते हो, और अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगा। एक मिनट। यस, एनीवन, जैसे सर ने बोला, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, बेफिक्र आप पूछ सकते हो। हाँ, बेफिक्र हो कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में, करियर के बारे में, या कोई भी डाउट है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये मैं मिलन सर को भेज दूंगा, ये वाला पूरा पीपीटी, इसमें काफ़ी लिंक्स हैं, इसलिए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने टाइम से आराम से इसे देखो, समझने की कोशिश करो कि ये कैसे वर्क कर रही है। और अगर आप इसमें और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा इसको समझने में कि ये काम करता कैसे है, क्योंकि मैथ्स है थोड़ा सा पीछे, समझना पड़ता है कि वो काम कैसे करता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए गाइस, मैं क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, तो जिनके पास क्वेश्चंस है वो बता सकते हैं। अगर कोई एडवाइस चाहिए तो भी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। एक मिनट। चैट के अंदर यस, लोग लिख सकते हैं ना, चैट के अंदर भी लिख सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल, चैट के अंदर भी लिखिए,
कि मैं पढ़ के बोलूंगा और उसके बाद हम उसे आंसर करेंगे। सो RW2 हैव वन क्वेश्चन प्लीज, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक माइक्रोफोन आप बस इनेबल कर सकते हैं। RW2 राइट। यस, अब आप कर पाएंगे अनम्यूट। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हमने अभी देखा कि आपने बोला कि डीप लर्निंग में रिकॉर्ड्स की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, लाख 2 लाख या ज्यादा। ठीक है, तो उससे हम नॉर्मल हमारे जो लैपटॉप्स है उसमें कैसे, मतलब ज्यादा डेटा आता है तो लैपटॉप हैंग हो जाता है। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहता है, फिर भी लाख 1.5 लाख डेटा को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे कैसे टैकल करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सीखते वक्त तो चलो एक सॉल्यूशन मेरे पास है जो फुल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये छोटा एक सॉल्यूशन है जो वर्क करता है, जिसको मैं गूगल कोलैब कहता हूँ। और इसमें आज के टाइम में अगर आपने देखा है तो गूगल कोलैब आपके गूगल ड्राइव से हमेशा कनेक्टेड रहता है, and अगर आप इसमें कभी भी कनेक्ट करते हो और इसमें चेक करते हो तो इसमें जीपीयूज का एक्सेस है। ठीक है, नाउ एक जीपीयू तो फ्री में मिलता है, मैंने इसमें कुछ क्रेडिट डाल रखे हैं तो मुझे इसमें बेहतर जीपीयूज भी मिल जाते हैं। जैसे आप मुझे A100 जीपीयू भी मिल जाता है जो मेरे ख्याल से काफ़ी ताकतवर है। जब तक आप सीखना चाहते हो और जब तक आप 10 लाख 20 लाख डेटा पॉइंट से भी डील करना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप डेटा को क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो आप डेटा को अपने गूगल ड्राइव में डाल सकते हो, अपने कंप्यूटर से ना वर्क करो, आप गूगल कोलैब पे वर्क करो, पूरा डेटा को गूगल ड्राइव पे डाल दो। या आपको एक डेटाबेस चाहिए, हाई हाई परफॉर्मेंस डेटा सेट। नाउ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड में वर्क करना है तो आपको हडूप वगैरह पे ही जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड में तो हडूप या स्पार्क से बेटर ऑप्शंस हमारे पास तो नहीं है इस वक्त। तो आपको अपाचे स्पार्क वगैरह भी सीखना पड़ सकता है अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है तो। नहीं तो अगर एक सिंगल कंप्यूटर की बात हो रही है तो मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने वर्क किया है, पोस्टग्रे सीक्वल एक वन ऑफ द मेरे ख्याल से बढ़िया डेटा सेट है, जो काफ़ी 10-20 लाख डेटा एंट्रीज तो ऐसे इजीली हैंडल करता है और बहुत ही एडवांस्ड है। इसको बहुत ही ईजी है इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर्स पे, और इसको इवन कनेक्ट करना मशीन लर्निंग या पाइथन के कोड से। तो अगर आप इस लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको एक अच्छे डेटाबेस के बारे में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। नहीं तो या आप डिस्ट्रीब्यूटेड में चले जाइए। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड में अपाचे स्पार्क में कर लीजिए, हडूप में कर लीजिए। हडूप में आपका पूरा क्लस्टर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट स्टोर हो सकता है। तो अगर डिफरेंट रीजन्स में भी है तो हम अपाचे हडूप के थ्रू काम कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे अपने कंप्यूटर से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें। एक और हाथ उठा है मिनेश पटेल, आप बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। वो सर स्टूडेंट का क्वेश्चन है और बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आस्क। सर ये प्रैक्टिसिंग करने के लिए डेटा सेट वगैरह कहाँ से लेना रहता है, एंड ये जीपीयू वगैरह का इंटीग्रेशन करना है तो वो कैसे करना रहता है, वो जानना हो तो कैसे जान सकते हैं। एक तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अभी आप जब सीख रहे हो ना, आप सीधे स्टार्ट कर लो यहाँ से गूगल कोलैब से। यहाँ पे आपको ओके। जीपीयूज की लिस्ट दिख रही है क्या? यस। A100 L4 T4, सो T4 तो फ्री वाले में भी मिलता है, इसके लिए तो पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है कि मैंने जैसे $20 डाल रखे हैं, तो $20 डालने के बाद क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाती हैं और भी पावरफुल जीपीयूज, ये थोड़े ज़्यादा बेहतर है। तो इनमें कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो मैं एक ट्यूटोरियल भेज सकता हूँ जहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन दिखाया है, मेरा नहीं है वो, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा क्रिएटर है, उसके थ्रू उसने बताया कि हर चीज़ को एनवीडिया को कूडा को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, साथ में कैसे डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना ग्राफिक्स कार्ड है तो कर सकते हो। सीखने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन है। डेटा सेट कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ। दो तीन जगह हैं मेरे ख्याल से जो काफ़ी अच्छी हैं आज के टाइम में, तो इस पे ध्यान थोड़ा हटाते हैं अभी और यहाँ जाते हैं। तो एक मैं बोलूँगा कि अगर आपको बेस्ट दुनिया के बेस्ट मॉडल्स और डेटा पॉइंट्स चाहिए, हगिंग फेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स के लिए पहले आप यहाँ देखो तो जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं आज के टाइम में, जो मतलब एक दिन पहले आया हुआ मॉडल होता है वो यहाँ अवेलेबल होता है। तो आपको जो भी मॉडल चाहिए, आपको डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सब ने अवेलेबल कराया है और मॉडल्स अवेलेबल है। सिमिलरली डेटा सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ कुछ डेटा सेट तो टीबीज में यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए आपके हार्ड डिस्क में शायद जगह नहीं होगी, इनके पास उससे बड़ी डेटा सेट्स हैं।
तो जैसे विकीपीडिया देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बड़ा डेटा सेट दिया है और उसमें लिंक्स भरे हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के। तो आपको डिफरेंट तरह के अगर प्रॉब्लम से डील करना है तो डेटा सेट की कमी नहीं है। मैं आपको और दिखाता हूँ। एक सर्च कर सकते हो आप गूगल डेटा सेट्स। जैसे आप गूगल डेटा सेट सर्च करते हो तो एक डेटा सेट का सर्च स्टार्ट हो जाता है। तो गूगल डेटा सेट ने काफ़ी अच्छा काम किया आपके। अब मान लो आप किसी टॉपिक पे बात करो, आप बोलो कि मुझे ग्रीन एनर्जी पे डेटा सेट ही चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके काम का क्या है, बट ये चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस से मिला हुआ है डेटा, और उसमें बताया भी है कि भाई किसने क्या किया है। तो ये हुआवे का जो ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन है, जो क्लीन एनर्जी सोर्सेस से, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, तो सॉरी नहीं, इसमें न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर, आई एम सो सॉरी। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर से जो इन्होंने सोर्स से डेटा जनरेट किया है, उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। ये हो गया। एक चीज और, आप केगल पे भी जा सकते हैं। केगल का नाम सुना है आपने कभी? काफ़ी फेमस है मशीन लर्निंग डीप अपनी डेटा साइंस कम्युनिटी में, और यहाँ पे भी डेटा सेट्स हैं। आप टॉपिक्स खोजो या सेगमेंट खोज लो, जैसे कि आपको कंप्यूटर विजन पे वर्क करना है, आप वो खोज लो, क्लिक करो यहाँ पे, आपको एक से एक बढ़िया डेटा सेट मिलेंगे। ह्यूमन फेस इमोशन 735 MB, फेशियल इमोशन रिकॉग्निशन डेटा से 210 MB, ये सब बहुत अच्छे हैं डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि इनमें आप जब रन करोगे तो देखोगे डेटा काफ़ी अच्छा है। और इसको आप फ्री, ऑलमोस्ट सारा डेटा मैंने जितना भी चेक किया इस पर सब फ्री अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से 200-700 MB के डेटा पे तो आप आराम से वर्क कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे डाल लो, कोलैब पे वर्क कर लो। ठीक है, तो आई थिंक ये दो चीज़ें अभी आप ट्राई करो। पहले आप कोलैब में ही T4 से काम कर लो। अच्छा जीपीयू काम, छोटे छोटे काम अच्छे करता है वो। और डेटा सेट्स के लिए तो हगिंग फेस है, गूगल डेटा सेट में सर्च कर लीजिए, केगल पे जाके डेटा सेट उठा लीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर किन्हीं और का क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, यश ने पूछा है हाउ न्यूट्रॉन्स, ओके न्यूट्रॉन नहीं कहते हम, न्यूरॉन कहते हैं उन्हें, वर्क इन न्यूरल नेटवर्क। यश, उसका देखो एक छोटा मैथमेटिक्स है, थोड़ा टाइम लग जाता है समझाने में। लेकिन आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आइडिया है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, ग्रेडियंट डिसेंट एंड ऑल? अगर आपने कभी किया है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें टाइम थोड़ा जाता है समझाने में। लेकिन अगर आपको जानना है मैथ्स, तो मैं आपको, जैसे यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, एक मिनट मैं थोड़ा सा से जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा था ना, ये एक न्यूरॉन का था। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे न्यूरॉन्स इस तरह से कनेक्टेड है। एक तो अपने एक लेयर में कनेक्टेड है, ठीक है, एक लेयर है, और इस लेयर का इंफॉर्मेशन जाता है अगले लेयर पे। मैथमेटिक्स सेम है, मैथमेटिक्स सेम है, पर ये जो वेट्स और जो बायसेस हैं, इनका जो चेंज होता रहेगा। तो ये वेट्स एंड बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शन, मान लीजिए यहाँ पे phi 2 है, यहाँ पे phi 1 है, और मान लो एक लेयर और बना दिया मैंने, और इनसे फाइनल आपका आउटकम आएगा। मान लीजिए कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यू है, आपके पास ट्रू y वैल्यू है। अगर आप मीन स्क्वायर एरर कर रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो लॉग लॉस निकाल सकते हैं कैटेगोरिकल लॉस के लिए। और जब एक बार वो लॉस आप निकाल लेंगे, तो अगर आपको पता है ग्रेडियंट डिसेंट कैसे होता है, तो हम उसका एक इक्विवेलेंसी बनाते हैं, या उसी तरह की एक चीज़ है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बैक प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। उससे जो वेट्स एंड बायसेस हैं वो लर्न करते हैं, वो चेंज करते हैं, जैसे आपके लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हैं। थोड़े बड़े स्तर पे होता है। अगर मुझे कभी और टाइम मिलेगा तो मैं आपको मैथ्स भी स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ कि कुछ है मैथ्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार में तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा मैथ्स है, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली एकदम एक एक चीज़ कैसे वर्क करती है इसमें। नहीं तो यश, मैंने एक बुक भी बताई है, अगर किसी को और को इंटरेस्ट है एंड कुछ अगर सेल्फ लर्नर है तो हमारे पास, 1 मिनट, ये कंप्लीट, ये पूरी तरह से ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जाओ, और इसके, मैं इसके लिए आपको चैप्टर भी बता दूंगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें जाना है, डीप फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में खोल ओपन करना है चैप्टर को बस, ठीक है।
इसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में, और फिर मैथ्स भी करके दिया उन्होंने। ठीक है, ये सेम मैथ्स मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन हाँ, इस 6 नंबर ऑफ चैप्टर में आपका पूरा मैथ्स समझाया हुआ है अच्छे से, स्ट्रेट बाय स्ट्रेट, कि वो कैसे लर्न करेगा, क्या क्या होगा, और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और कुछ बताइए, और क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के। अभी मैं चाहूंगा कि आप डिफरेंट डेटा सेट को ट्राई करिए, मशीन लर्निंग के साथ ही ट्राई करो। जैसे केगल पे काफ़ी सारे डेटा सेट्स हैं, तो आप उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से स्टार्ट कीजिए। डीप लर्निंग आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, पर मुझे लगता है आपको मशीन लर्निंग पता है, तो उन डेटा सेट्स को डाउनलोड कीजिए पहले, और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कीजिए, बेस्ट मॉडल बनाइए, बेस्ट परफॉर्मेंस निकालिए। एंड वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए, और क्वेश्चंस और कुछ भी जानना है आप बता सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, बट ठीक है। सर, हाँ, कहिए। एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टॉपिक है थोड़ा। बताइए बताइए, क्या क्वेश्चन है। जैसे कि कोई मैं इंटरव्यू देने गया हूँ। वहाँ पे पूछा कि आप अपना कोडिंग कैसे करते हो, आप चैट जीपीटी से करवाते हो कि आप खुद लिखते हो। हम्म। तो मैंने थोड़ा ऑनेस्टली बोल दिया कि चैट जीपीटी से करता हूँ, क्योंकि वर्क फास्ट होता है। ठीक तो है। कोई कंपनी वाले बोलते तो हम आपको क्यों ले, क्योंकि वो तो हम भी कर सकते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। देखो, इसका अगेन आपने ऑनेस्ट आंसर दिया, तो मैं भी एक थोड़ा ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में आज के टाइम में चैट जीपीटी, क्लॉड और ये जितना भी वीएस कोड वगैरह में भी ना मॉडल्स इंटीग्रेटेड है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, या हम ऐसे डेवलपर ही चाहते हैं जो नहीं करते, तो वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक आंसर जो आपको भी समझना पड़ेगा, कि आपको सिस्टम की और प्रोसेस की कितनी नॉलेज है। कोड अपनी जगह पे है, ठीक है, और कितनी बार चैट जीपीटी भी काफी लंबा लंबा कोड जनरेट कर देगा, 600 लाइन का। काम नहीं कर रहा है वो। आप जब डिबग करोगे आपको समझेगा उसमें मिस्टेक्स हैं। तो कंपनी क्या समझना चाहती है, अगर मैं हायर कर रहा हूँ तो मैं क्या समझना चाहता हूँ, कि आपको क्या, जो आप बना रहे हो उसकी समझ है। आपको समझता है ये चीज स्टार्ट से एंड कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या कंसिडरेशंस लिए गए थे, मतलब अगर हमने कोई अजम्पशन लिए तो वो अजम्पशन क्यों लिए थे हमने पहले तरह। अगर हम एक डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए डेटाबेस से कनेक्ट करने के 3 तरीके हैं। हमारे यूज केस में कौन सा तरीका बेस्ट है, क्या आप ये समझते हो। मशीन तो तीनों कोड जनरेट कर देगा, मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो ऐसे करना है, ऐसे करता है वो। लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, आप वो समझा समझा सकते हो कि नहीं। एक बार आप में वो थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है, आप उस पर अगर डिबेट कर सकते हो, आप बोल सकते हो नहीं सर मुझे पता है कि एज केस ये है, और इस एज को इसको मिटिगेट ऐसे करते हैं, और ये मैं जानता हूँ कि हर जगह, जैसे मैंने न्यूरल नेटवर्क्स का एग्जांपल दिया, कि हर जगह आप न्यूरल नेटवर्क्स नहीं लगा सकते। तो अगर आप ये समझा सकते हो सर मुझे ये पता है कि एसवीएम कब लगाना है क्लासिफिकेशन के लिए, और कब न्यूरल नेटवर्क्स की जरूरत है, और न्यूरल नेटवर्क्स में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे वो भी सॉल्व करने आती है, वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये बात एकदम सही है, आज के टाइम में जो स्टार्टर लेवल कोड है ना, इतना अच्छा है कि मैं खुद यूज करता हूँ वीएस कोड। जो कोड लिखने में पहले कुछ घंटे लगते थे, अब 2 मिनट लगते हैं मुझे, बस एक प्रॉम्प्ट देना होता है कि अच्छा ये कर दो, ये कर दो, 2 मिनट में कोड रेडी है। हाँ, तो अगर मैं किसी को हायर करूंगा, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा उससे, कि अच्छा ठीक है कर लो कोड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे, लेकिन क्या आप समझते हो एज केसेस को, क्या आप प्रोसेसेस को समझते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हर जगह पूरी ऑनेस्टी भी शायद सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को आप स्ट्रेस करना अगली बार जब भी इंटरव्यू हो आपका, कि नहीं मुझे समझ है, मुझे पता है एज केसेस कहाँ पे हैं, मुझे पता है प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करेगा क्या फेल करेगा ये भी मुझे पता है। ये जब आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई है। नहीं तो ये छटनी वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही बोल के भगाते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है। तो ये भी होता है अनफॉर्चुनेटली। चलिए, अगला अगला सवाल।
ओके ठीक है। अगर रिसोर्सेस वगैरह कुछ और चाहिए होंगे तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक्स भी भिजवा सकता हूँ मिलन सर को, और वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आपको। यस, एनीवन? कोई क्वेश्चंस ना हो तो एक थम्स अप के साथ हाँ बिल्कुल, आप बता एक्नॉलेज। दो, हाँ जैसा भी है। यस। कोई शर्मा रहा है अगर पूछने से, तो अपने फैकल्टीज से, अपने सर जो भी वहाँ अवेलेबल है उनसे बोलिए, वो अनम्यूट करके बोलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मत रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। डन है एवरीवन? ओके। ठीक है मिलन, आप बता दो अभी इनके आगे कैसे रहना है, और फिर अगर आप चाहो तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ शेयरिंग। यस। तो अभी जो हमारा हर सेशन के अंदर होता है गाइस, मैं एक आपको क्यूआर कोड शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? तो अपने अपने स्मार्टफोन निकाल लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए, वहाँ पर आपका अटेंडेंस होगा, आपका फीडबैक होगा, जो जो भी है वो वहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है? सो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप सबको विजिबल हो रही होगी। तो ये क्यूआर कोड फटाफट से स्कैन करिएगा। वहाँ पर आपका ब्रांच का जो भी कोड है वो ब्रांच आईडी डालिए, अपना नेम, ठीक है? सेशन के अबाउट फीडबैक होगा, लास्ट में रिमार्क सेक्शन होगा, वहाँ पे लिखिएगा जेन्युइनली जो भी है वो। प्लस और कोई क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर पब्लिकली ना पूछ पाए, तो वहाँ पे लास्ट में रिमार्क सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? अपने अपने क्वेश्चंस या कोई सुझाव है ऑब्वियसली। तो सभी फैकल्टीज मेक श्योर करिएगा सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया हो, उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं। कोड शो नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा सॉरी? है। आपका जो क्यूआर कोड है ना वो शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन ब्लैक दिख रही है पूरी। स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है? ब्लैक ब्लैक पूरे मतलब कुछ मतलब शो नहीं हो रहा है उसमें, पूरा ब्लैक दिख रहा है, रुकिए, क्यूआर कोड दिख ही नहीं रहा है। एक बार और मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, अभी दिखा? नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसा एक तो लिंक है तो लिंक दे दीजिए, जब भी बाजू वाली टैब में ओपन करता है तो ओके। लिंक है तो लिंक शेयर कर दीजिए। किस ब्रांच पे नहीं दिख रहा है? किस ब्रांच पे नहीं दिख रहा? RW2 RW2। ओके, ऐसा है ना, तो मैं मयूर सर चैट को में भेज यहाँ पे मयूर सर को भेज दूंगा मैं, ठीक है? ओके, RW2 पे मैं जस्ट मयूर सर को ये फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, आई होप बाकी सभी जगह पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो प्लीज बताएगा। ओके, तो फाइनली सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है? अमृता जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। श्योरली हम आगे भी कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, एंड बच्चों को ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मेरी तरफ भेज दीजिए। श्योर। थैंक यू अमृता जी। यस, सभी ब्रांचेस पे ये फॉर्म फिल हो चुका है, दे कैन डिस्कनेक्ट एंड लीव।